अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। हमने फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा फोटो केमिस्ट्री में, आप कह सकते हैं कि वो किसी हद तक थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट हम जितने भी लेक्चर करेंगे फोटो केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें हम मेनली फोटोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो है जी फोटो रिडक्शन। तो फोटो रिडक्शन एक्चुअली सिंपल सी बात है, किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना, उसकी रिडक्शन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो रिडक्शन। अब लेकिन फोटो रिडक्शन के केमिकल रिएक्शन को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझना जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी आगे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस करेंगे या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, उनके फोटोकेमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसको हमें अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझने के लिए हमें एमओटी का सहारा लेना पड़ता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये कहती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो जो एटम्स उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं, उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। दूसरी बात एमओटी ये कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तीन अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो तीन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब प्यारे बच्चों, जब एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ठीक है वो आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब एसएस ओवरलैप होता है या पीएक्स का ओवरलैप होता है या पीवाई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, उस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक बनते हैं जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जी पे होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो किसके ऊपर होते हैं? हाई एनर्जी के ऊपर। ये मैंने आपको जब्लोंस्की डायग्राम में भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास एक्चुअली फोटोकेमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट एक्सपोज की, वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, एक्चुअली उस मॉलिक्यूल का जब वो बना है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लो एनर्जी पे होते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स जैसे हुड रूल्स, अफबाउ प्रिंसिपल, ये सारे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले जो है हम लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट को एब्सॉर्ब करके एक्साइट होकर कहाँ जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, ठीक है, अगर एसएस ओवरलैप करता है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर पीएक्स जो है उसकी ओवरलैपिंग होती है, उससे हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल बनते हैं। पीवाई की जो ओवरलैपिंग है उससे हमारे पास पाई बनता है। तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो तरीके के हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स आते हैं, सिग्मा और पाई, ठीक है। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें भी हमारे पास सिग्मा स्टार और पाई स्टार बनते हैं, ठीक है। स्टार का मतलब ये है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और ये हाई एनर्जी हैं। तो अब होता क्या है प्यारे बच्चों, जब किसी भी मॉलिक्यूल पे लाइट एक्सपोज की जाती है तो उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशंस करते हैं। अब वो एक्साइटेशंस किस तरीके की हो सकती हैं? इसके साथ साथ एक बात और ये भी है कि कहीं पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं और ये किसकी वजह से होते हैं? लोन पेयर की वजह से, ठीक है। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल ट्रांजिशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं कि लाइट अब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन सिग्मा से कहाँ जा सकता है? सिग्मा स्टार में। तो पहली ट्रांजिशन हमारे पास कौन सी होती है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरी ट्रांजिशन ये है कि सिग्मा से कहाँ जा सकता है? पाई स्टार में। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन है जी, इलेक्ट्रॉन सिग्मा से पाई स्टार में जा सकता है।
उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरी ट्रांजिशन ये है कि इलेक्ट्रॉन पाई से, ठीक है, पाई से कहाँ जाएगा, सिग्मा स्टार में। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप की ट्रांजिशन है। चौथी ये है कि वो पाई से कहाँ जाएगा, पाई स्टार में। तो ये हमारे पास चौथी टाइप की ट्रांजिशन है। पांचवी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से कहाँ जाए, सिग्मा स्टार में। तो ये हमारे पास पांचवी टाइप की ट्रांजिशन है। और छठी ये है कि वो एन से कहाँ जाए, पाई स्टार में। तो ये हमारे पास टोटल 6 तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो तब होती हैं जब ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड अंडरगो एक्साइटेशन। थर्मल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशंस होती हैं और जो है हमारे पास लाइट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशंस होती हैं। तो टोटल ये 6 तरह की ट्रांजिशंस इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते वक्त। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर मैं इस एनर्जी गैप के डिफरेंस की बुनियाद पर अगर मैं इसको जो है तरतीब दूं इन ट्रांजिशंस को, तो वो कैसे होंगी। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। ठीक है, अगर ये ट्रांजिशन करनी है इसके लिए हमें जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। उसके बाद सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो है वो ये है कि पाई टू सिग्मा स्टार, इसके एनर्जी लेवल आ जाता है पाई टू सिग्मा स्टार। उसके बाद हमारे पास पाई टू पाई स्टार, ठीक है, पाई टू पाई स्टार। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास जो है एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार। अच्छा, अगर आप ये गौर करें कि ये जो हमारा पाई से पाई स्टार है और एन से सिग्मा स्टार है, इन दोनों का एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी गैप जो है वो तकरीबन इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये साइन यूज करूंगा। ठीक है, यानी ये जो हमारा पाई से पाई स्टार है और ये एन से सिग्मा स्टार है, इन दोनों ट्रांजिशन का एनर्जी गैप क्या होता है, तकरीबन इक्वल। और एंड में हमारे पास सबसे कम एनर्जी गैप जो है वो किसका है, एन टू पाई स्टार का, एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनर्जी गैप की बुनियाद पर हमारे पास जो तरतीब बनती है ट्रांजिशंस की वो कुछ इस तरीके से है। तो प्यारे बच्चों इन तमाम ट्रांजिशन में ये जो लास्ट 3 ट्रांजिशंस हैं हमारे पास पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार, ये 3 ट्रांजिशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है और यही 3 ट्रांजिशन यूवी विजिबल रीजन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, दीज 3 transitions occur in UV visible region। ठीक है, ये 3 ट्रांजिशन जो है ये यूवी विजिबल रीजन के अंदर पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पाई टू पाई स्टार है, मतलब ये पाई टू पाई स्टार, उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार, इन तीनों ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी यूवी विजिबल रेडिएशंस के पास होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स यूवी विजिबल रेडिएशंस की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और इन तीनों में से ट्रांजिशंस जो है वो करते हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास जो है वो पाई टू पाई स्टार है, ठीक है, और एन टू पाई स्टार है, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। ये ट्रांजिशन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं जिन्हें हम आगे फोटो रिडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करते हैं फोटो रिडक्शन की। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपको नाम से ही पता लग रही होगी कि किसी भी मॉलिक्यूल की रिडक्शन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। Reduction of a molecule under the influence of light, under the influence of light is called photo reduction। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों रिडक्शन की बात करें
तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, रिडक्शन जो है ये क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास जी रिडक्शन की डेफिनेशंस है। इन चारों में से जो भी प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। लेकिन अब जो हम फोटो रिडक्शन में केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम जो रिडक्शन का क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन फोटो रिडक्शन वी आर यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन। तो जब आगे रिएक्शन में हमने मॉलिक्यूल की रिडक्शन करनी है, उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो इसके लिए फोटो रिडक्शन के लिए जो मोस्टली हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं वो हमारे पास ही हैं टॉल्यूइन, ठीक है, और अल्कोहल जीटीसी। तो प्राइमरली हम अल्कोहल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर बेंजीन डेरिवेटिव जैसे टोल्यूइन है, इनका इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूल्स की फोटो रिडक्शन करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, मेनली जो फोटो रिडक्शन है वो हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डिस्कस करते हैं, ठीक है। फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ही फोटो रिडक्शन को क्यों डिस्कस करते हैं। इसकी रीजन ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये दो तरह की ट्रांजिशन करते हैं, n टू पाई स्टार लोन पेयर की वजह से और पाई टू पाई स्टार पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स are very sensitive to light because of presence of pi electrons and lone pair of electrons, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये जो है लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर जैसे ही इनके ऊपर यूवी विजिबल लाइट रेडिएशन पड़ती हैं तो ये दो तरह की ट्रांजिशंस करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशंस कौन कौन सी, एक n टू पाई स्टार और दूसरी पाई टू पाई स्टार, ठीक है। सबसे ज्यादा n टू पाई स्टार होने के चांसेस होते हैं क्योंकि n टू पाई स्टार का एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा कम होता है। अभी मैंने आपको बताया ये हमारे पास सिग्मा पाई n, उसके बाद पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये जो n टू पाई स्टार है इसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा कम होता है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब हम पहले एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास ये है एग्जांपल नंबर 1। तो हमारे पास ये बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन की अगर हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्वेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अल्कोहलिक सॉल्वेंट में जो प्रेफरेबली है वो हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल करें तो उससे हमारे पास बेंजोपिनाकोल बनता है, ठीक है। फोटो या हम सीधे बात करते हैं रिडक्शन ऑफ benzophenone in the presence of light by alcoholic solvent
प्रेफरेबली isopropyl alcohol gives benzophenacol, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी बेंजोफिनोन, PH C डबल बॉन्ड O PH। इसका रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 एंड OH। जब इसका रिएक्शन हम इससे करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास इस बेंजोफिनोन की जो है फोटो डिडक्शन होती है और उससे हमारे पास क्या बनता है, बेंजोपिनाकोल, PH COH PH और ये PH, ये हमारे पास बनेगा बेंजोपिनाकोल। और उसके साथ हमारे पास क्या बनता है, प्रोपानोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है कि जब हम बेंजोफिनोन का रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसकी रिडक्शन से हमारे पास ये बनेगा जी बेंजोपिनाकोल और साथ हमारे पास क्या बनता है, प्रोपानोन। अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले जी हमारे पास मॉलिक्यूल है बेंजोफिनोन PHC डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। ये हमारे पास है जी सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है, जिसे हम S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर हम जी लाइट डालते हैं, लाइट रेडिएशन, और इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। ट्रांजिशन के बाद ये चला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर, ठीक है। ये चला गया जी अब S1 के अंदर, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। उसके बाद प्यारे बच्चों ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करने के बाद ये आ जाता है फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट के अंदर, ठीक है। ये अब हमारे पास किसके अंदर आ गया, T1 के अंदर, और T1 को आप जानते हैं क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फोटोकेमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल उस वक्त ज्यादा स्टेबल होता है जब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बढ़ा सके। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास बेंजोफिनोन मॉलिक्यूल है ये S1 में जाएगा, वहां से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके T1 स्टेट में जाएगा। यहाँ पर T1 स्टेट क्योंकि ट्रिपलेट है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, 3 है, और यहाँ पे ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इन द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये बेसिक कांसेप्ट्स हैं जो आपको मैंने जिब्लोंस्की डायग्राम में करवाए थे। अब प्यारे बच्चों ये T1 में आ चुका है, इस T1 स्टेट को बाई रेडिकल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी PH C ऑक्सीजन, ये हमारे पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसको हम क्या कहते हैं जी, डाई रेडिकल स्टेट, डाई रेडिकल स्टेट। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था। अब मैकेनिज्म में नेक्स्ट स्टेप है जी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का, यानी इस मॉलिक्यूल की हमने क्या करनी है, रिडक्शन करनी है बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं जी, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है डाई रेडिकल, ठीक है। इसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, CH3 हाइड्रोजन OH एंड CH3। ये था जी हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, ये डाई रेडिकल जो है, दिस एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट एब्स्ट्रैक्ट्स अ हाइड्रोजन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इससे एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। वो कैसे होगी, ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज होगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे जो है वो कट होंगे। तो क्या होगा, जैसे ही इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो क्या आएंगी जी, PH
C ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा और इससे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, और साथ हमारे पास पीएच। ठीक है, उसके साथ हमारे पास अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास ये भी फ्री रेडिकल बनेगा C, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास OH। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास दो रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं जी बेंजो हाइड्रोल रेडिकल। ठीक है, और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपानोल रेडिकल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास दो रेडिकल बनते हैं। ठीक है, पहला जी हमारे पास बेंजोहाइड्रोल रेडिकल PH और ये। ठीक है, और दूसरा हमारे पास रेडिकल बनता है आइसोप्रोपानोल रेडिकल CH3 ये फ्री रेडिकल और यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये दो रेडिकल हमारे पास जनरेट हुए हैं। अब प्यारे बच्चों इन दोनों रेडिकल से हमने आगे फर्दर पॉसिबिलिटीज देखनी है कि ये दो रेडिकल कौन कौन से रिएक्शंस करके कौन कौन सी पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करें और आप अगर इस रेडिकल को देखें, इसका नाम क्या है जी, बेंजो हाइड्रोल रेडिकल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको देखें तो इस रेडिकल के साथ दो फिनाइल ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, दोनों फिनाइल ग्रुप मौजूद होने की वजह से ये ओड इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप फिनाइल रिंग्स के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है, और इस डीलोकलाइजेशन के नतीजे में ये जो हमारे पास बेंजोहाइड्रोल रेडिकल है ये क्या हो जाता है, स्टेबल। अब स्टेबल होने की वजह से ये दो बेंजोल हाइड्रोल रेडिकल आपस में मिलते हैं और डाइमेराइजेशन रिएक्शन करके हमारे पास बेंजोपिनाकोल बनाते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, तो ये है कि ये दो बेंजोपिनाकोल रेडिकल बेंजोहाइड्रोल रेडिकल, एक ये PHCOH एंड PH। ठीक है, साथ एक और बेंजोहाइड्रोल रेडिकल OH PH एंड ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रेडिकल और ये रेडिकल इसका कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाता है और डाइमराइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बेंजोपिनाकोल। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, डाइमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना। ठीक है, इस कार्बन के साथ दो फिनाइल ग्रुप हैं, ये पहला फिनाइल ग्रुप, ये दूसरा फिनाइल ग्रुप और ऊपर OH ग्रुप है। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों इस कार्बन के साथ दो फिनाइल ग्रुप हैं, ये एक फिनाइल, ये दूसरा फिनाइल और साथ ऊपर OH। ठीक है, तो इस तरीके से डाइमराइजेशन करके ये दोनों बेंजोहाइड्रोल रेडिकल हमारे पास क्या बनाते हैं, बेंजोपिनाकोल। बेंजोपिनाकोल ये हमारे पास इसकी क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं इस रेडिकल की जिसका नाम है आइसोप्रोपानोल रेडिकल। ठीक है, अब अगर इसे देखें तो ये रेडिकल बहुत ज्यादा लेस स्टेबल है क्योंकि इसके साथ कोई रिंग मौजूद नहीं है, कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है। ये रेडिकल बहुत ज्यादा लेस स्टेबल है और लेस स्टेबल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करता है, ये आइसोप्रोपानोल रेडिकल इस बेंजोफिनोन को ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है, उसकी रिडक्शन करता है और उसकी रिडक्शन के नतीजे में बेंजोहाइड्रोल रेडिकल बनेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपानोन के अंदर। तो हम लिखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2। ठीक है, तो ये this isopropanol radical transfer a hydrogen to benzophenone in singlet state, ground state and produces a benzohydrol radical and is converted into a propanone। ठीक है, तो हम रिएक्शन लिखते हैं कि ये हमारे पास जी बेंजोफिनोन है इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये आइसोप्रोपानोल रेडिकल है हमारे पास CH3
O एंड H, ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों होगा क्या कि ये सिंगलेट स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद बेंजोफिनोन है, ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये बेंजो हाइड्रोल रेडिकल में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से? इस बॉन्ड की होती है होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज, और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है इसकी भी होगी होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ ये हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या आएंगी? पहला तो पीएच सी, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आगे बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल और साथ पीएच, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेंजोहाइड्रोल रेडिकल जनरेट हो जाता है और उसके साथ हमारे पास जो दूसरी प्रोडक्ट है CH3, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड और CH3, और ये हमारे पास प्रोपानॉन जनरेट हो जाता है। तो ये जब बेंजोहाइड्रोल रेडिकल बनता है, एक ये वाला और ये वाले बेंजोहाइड्रोल रेडिकल आपस में डाइमराइजेशन रिएक्शन करते हैं और आपस में क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बेंजोपिनाकोल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ बेंजोफिनोन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बेंजोपिनाकोल। तो ये हमारे पास एक फोटो रिडक्शन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास है जी फोटो रिडक्शन ऑफ एसीटोफिनोन बाय टॉल्वीन, ठीक है, हाइड्रोजन बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो टॉल्वीन की मदद से टॉल्वीन को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे और एसीटोफिनोन की फोटो रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन सबसे पहले मैं लिखता हूँ जनरल रिएक्शन। तो उसमें क्या होगा जी, ये एसीटोफिनोन है हमारे पास, ये फिनाइल रिंग, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन और ये CH3। एसीटोफिनोन का रिएक्शन हम करवाते हैं जी टॉल्वीन से CH3, तो हमारे पास एक पिनाकोल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमारे पास एक पिनाकोल बनता है, ठीक है जी। तो ये PH COH और यहाँ पे CH3 PH और ये OH। एक हमारे पास प्यारे बच्चों पिनाकोल बनेगा और जो दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, CH2 ये। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं जब हम एसीटोफिनोन की फोटो रिडक्शन करते हैं बाय टॉल्वीन। तो अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं जी। मैकेनिज्म में पहला स्टेप सेम, क्योंकि हम फोटोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास है जी एसीटोफिनोन, ठीक है, इसके ऊपर हम लाइट डालेंगे और ये किस स्टेट में है? ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस स्टेट में है जी? ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में। हम इसके ऊपर लाइट एक्सपोज करेंगे, इसमें N to pi ट्रांजिशन होगी और ये किस में चला जाएगा? S1 स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ठीक है, C11O CH3 और ये किसके अंदर आ गया जी? S1 के अंदर। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अब क्या करेगा? ये यहाँ से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके ये किस में जाएगा? T1 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एसीटोफिनोन आ गया इन द एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट कौन सी है जी? हमारे पास T1 स्टेट, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। अब एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट को हम डाइरेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था उसमें हमारे पास बेंजोफिनोन एक्साइट होकर कहाँ चला गया है जी? T1 स्टेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी? डाइरेडिकल स्टेट, ठीक है। अब मेरे बच्चों हमारे पास बेंजोफिनोन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है और T1 स्टेट में चला गया है और आप जानते हैं ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी लेस होती है, ये स्टेबल स्टेट होती है। अब क्योंकि ये स्टेबल एक्साइटेड स्टेट में है तो यहाँ पर इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? टॉल्वीन के साथ। और पहला स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो क्या होगा जी? ये हमारे पास डाइरेडिकल की फॉर्म में मौजूद है
एसीटोफिनोन प्लस हमारे पास टोल्यूइन है जी, ये CH2 और एक हाइड्रोजन को मैं जो ऐसे ही अलग करके लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों, टोल्यूइन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा और हमारे पास दो रेडिकल जो है वो जनरेट होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये फिनाइल रिंग, ठीक है, C, उसके बाद ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया और कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल साथ CH3, एक ये रेडिकल बना है। उसके बाद हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ जाएगा और हमारे पास दूसरा रेडिकल बनेगा ये वाला, ठीक है, CH2 और ये। तो अब प्यारे बच्चों, हमारे पास ये दो रेडिकल जो है वो जनरेट हो गए हैं बाय हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम टोल्यूइन। ठीक है, रिडक्शन हो चुकी है इसकी और इसके रिडक्शन के बाद हमारे पास दो रेडिकल बने हैं। अब हमने पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि ये दो रेडिकल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करके कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो इस कार्बन इस फ्री रेडिकल के साथ भी फिनाइल रिंग मौजूद है, इस फ्री रेडिकल के साथ भी फिनाइल रिंग मौजूद है, एंड दिस ओड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द फिनाइल रिंग। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन बोथ ऑफ दीस रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड। क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगी उसकी वजह से ये रेडिकल भी स्टेबल है और ये रेडिकल भी स्टेबल है। अगर आप पिछली एग्जांपल की बात करें तो उसमें जिसके साथ फिनाइल रिंग थे वो स्टेबल था, जिसके साथ फिनाइल रिंग नहीं थे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था और लेस स्टेबल था। इसमें दोनों रेडिकल्स क्या है, स्टेबल हैं और दोनों रेडिकल्स पहली पॉसिबिलिटी यानी डाइमराइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों की डाइमराइजेशन रिएक्शन करते हैं और उससे हम अपनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में जो दो रेडिकल बने हमारे पास, एक ये था COH CH3 और दूसरा रेडिकल था जी हमारे पास ये फिनाइल रिंग और CH2 और ये। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों रेडिकल स्टेबल हैं, दोनों डाइमराइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, तो उसमें पहले हम इसकी डाइमराइजेशन की बात करते हैं, PH COH CH3 और ये फ्री रेडिकल प्लस सेम इसी तरीके का एक और फ्री रेडिकल CH3 और ये कार्बन और इस कार्बन के इस दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा और हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है कि वो क्या बनेगा, एक पिनाकोड। ठीक है, तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस कार्बन के साथ एक PH है, एक CH3 है, ये फिनाइल रिंग, ये CH3 ऊपर OH, सेम इसी तरीके से इस कार्बन के साथ फिनाइल रिंग CH3 और ऊपर OH। तो हमारे पास एक पिनाकोड जो है वो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास वो फॉर्म हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर इसकी डाइमराइजेशन की बात करें, CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में डाइमराइजेशन करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगी। ठीक है, CH2 और CH2। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके साथ प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये दोनों रेडिकल क्या है, स्टेबल है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एक डाइमराइजेशन रिएक्शन कर दें। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है, पॉसिबिलिटी 2, वो हमारे पास ये है कि ये दोनों रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास पहला रेडिकल COH CH3, ठीक है, प्लस ये CH2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, PH, ठीक है, CH3 OH CH2। अच्छा, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया CH2 और साथ ही हमारे पास क्या आ गया जी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में ये दो रेडिकल बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन तमाम पॉसिबल प्रोडक्ट से हमारे पास एक रिजल्ट भी निकलता है और रिजल्ट क्या है कि बनने वाला रेडिकल जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स उतनी ही ज्यादा होंगी। यानी रेडिकल स्टेबिलिटी is directly proportional to the number of possible
प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जितने स्टेबल वो रेडिकल्स होते जाएंगे उनका आपस में डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट पे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है कि एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग ऑक्युपाइड ऑर्थो पोजीशन विद हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड, कि एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है और ऑक्युपाइड किससे है, जिसके पास एक ऑक्युपाइड एक हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड के साथ है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप मौजूद होगा जो हाइड्रोजन जो है डोनेट कर सकता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। तो मेरे पास ऐसे कंपाउंड की एग्जांपल है जी, ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सही है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होगा, ये किस स्टेट में है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में, ठीक है। इसके ऊपर लाइट फॉल की जाएगी, N to pi ट्रांजिशन होगी और ये किस में चला जाएगा हमारे पास S1 स्टेट में, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। इसमें जाने के बाद ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेगा और किसके अंदर जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है। तो इस एक्साइटेड स्टेट को मैं ऐसे शो करता हूँ, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये DT1 के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, और ये बाई रेडिकल के तौर पे भी काम करती है, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास बनेगा डाई रेडिकल वो कैसा होगा जी, C ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ऐसे और ये CH3। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड की सूरत में थे, अब ये डाई रेडिकल के तौर पे मौजूद हैं। अब ये हमारे पास जी T1 स्टेट है, ठीक है, T1 स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये CH3 CH3, ठीक है। ये मेरे पास जी एक डाई रेडिकल स्टेट है। प्यारे बच्चों उसी तरीके से पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एक्टिव ग्रुप है, ये क्या करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और हाइड्रोजन को इसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 बॉन्ड H, ठीक है। तो इस बॉन्ड की क्या होगी प्यारे बच्चों, हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी जी, ऐसे रिंग। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने आके ये बॉन्ड बना लिया है, ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल CH3 और CH2 और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास अब प्रोडक्ट जनरेट हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब हमने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट या रेडिकल बना है ये कौन कौन सी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है प्यारे बच्चों कि ये कार्बन का फ्री रेडिकल और इस कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लें और एज अ रिजल्ट हमें एक क्या मिले, 4 कॉर्नर रिंग, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 देख लेते हैं जी, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ठीक है। वो क्या होगी जी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आपस में बॉन्ड बनाए और हमारे पास क्या बने जी, 4 कॉर्नर रिंग, ठीक है। ये कार्बन OH CH3, ये CH2 और ये कार्बन। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ देखें कि 1 2 3 4 4 कॉर्नर रिंग बनी है, लेकिन 3 कॉर्नर रिंग और 4 कॉर्नर रिंग जो है वो बहुत ज्यादा लेस स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है ज्यादा, ठीक है, लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेन, ठीक है। जिसकी वजह से प्यारे बच्चों ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास फिजिबल नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन सकती क्योंकि 3 and 4 कॉर्नर रिंग्स आर वेरी लेस स्टेबल। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जी, पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो ये मेरे पास फ्री रेडिकल है जो बना था COH CH3
ये फ्री रेडिकल और ये CH2 ये फ्री रेडिकल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो, तो कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बन जाए, डबल बॉन्ड। सेम इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो और इस कार्बन और कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड बन जाए। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड OH एंड CH3। ठीक है, और सेम इसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। प्यारे बच्चों अब अगर आप इस प्रोडक्ट पर गौर करें तो ये प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मौजूद है। आप ये देखें, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। दिस प्रोडक्ट is highly stable due to the presence of extended double bond conjugation। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन होगा हमारे पास इसका फोटो रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपने इन फोटो रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर याद रखनी है। पहला आपको मैंने ट्रांजिशंस के बारे में बताया कि कौन कौन सी पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं। उसके बाद फोटो जो है रिडक्शन में आपने सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्टेंट मिले हैं उनके आपने जो है जिसकी आपने रिडक्शन करवानी है उसको आपने ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। फिर दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करवानी है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में जो रेडिकल बनेगा फिर आपने ये देखना है वो रेडिकल कितना स्टेबल है। उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए आपने उससे बनने वाली पॉसिबल प्रोडक्ट्स का तयन करना है और इस तरीके से आप किसी भी फोटो रिडक्शन रिएक्शन की जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।